हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका आज छठा पार्ट है। और जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है इसमें एनसीईआरटी के नोट्स हैं। अब जो एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं वो आपके किसी गिनी चुनी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, जो एनसीईआरटी के नोट्स होते हैं वो आपके 10+2 से लेके कोई टीचिंग की परीक्षा हो या फिर यूपीएससी तक का जो भी बेस बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। इसलिए हमारी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे क्या हो, जिससे सभी लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, सब लोग इसको जान सकें और इसका फायदा उठा सकें। तो चालू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जो स्थल मंडलीय प्लेट, जो स्थल मंडलीय प्लेट होती हैं, जो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो क्या है, काफी सारी प्लेटों में क्या है, विभाजित है। चाहे वो महाद्वीप हो, चाहे वो चाहे वो महासागरीय हो, चाहे महाद्वीपीय हो, सब क्या है, सब की जो सतह है वो इन्हीं प्लेटों पे टिकी हुई है। अब क्या होता है, जब जो इन सब की प्लेटें, जब इन सब की सतह क्या है, इन प्लेटों पे टिकी हुई है, चाहे महाद्वीप हो चाहे महासागर हो, अब इनकी जो प्लेटों में कुछ भी हलचल होगी या इसकी जो प्लेटों में कुछ परिवर्तन आएगा तो उसका परिवर्तन हम ऊपर भी हमें साफ पता चलेगा। तो क्या होता है, जब ये प्लेटें गति करती हैं तो उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे भी क्या होता है, काफी परिवर्तन होते हैं। अब जो पृथ्वी की सतह पे जो परिवर्तन होते हैं, अब उन परिवर्तनों को हम कैसे देखते हैं, दो प्रकार से देखते हैं। अब जो पृथ्वी की सतह पे जो परिवर्तन होंगे उनको हम दो प्रकार से देखेंगे। पहला है अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल क्या होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक ओर से होता है। जो भी पृथ्वी के आंतरिक ओर से जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन कहाँ पे होगा, ऊपर से, लेकिन जो उसको बल लगेगा कहाँ से लगेगा, आंतरिक, मतलब पृथ्वी के अंदर से, तो उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं। जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, जब भूकंप देखते हैं, भूकंप का नीचे उद्गम केंद्र होता है, उसके सीधा ऊपर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। तो जो उद्गम केंद्र से बल लगता है अधिकेंद्र की ओर लगता है। जो उद्गम केंद्र से बल लगेगा कहाँ लगेगा, अधिकेंद्र की ओर लगेगा। तो ये क्या है, आंतरिक बल लग रहा है, तो इसे अंतर्जनित बल कहते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। अब बहिर्जनित बल क्या होता है, जो पृथ्वी की बाहरी सतह से ही पृथ्वी के सतह पे लगे, जो पृथ्वी की आंतरिक सतह से नहीं, बाहर से ही पृथ्वी पर सतह पे लगे। अब इसमें कौन से होते हैं, हम देखते हैं कि अगर कोई पहाड़ों से नदी बह रही है, पहाड़ों से क्या बह रही है, नदी बह रही है, तो वो क्या होगा, जब किसी पहाड़ी कोई बीच में आती है उससे वो टकराएगी, काफी ज़्यादा टकराएगी, तो क्या होगा, वो उस हिस्से को काट देगी, उसकी संरचना बदल देगी। या हम देखते हैं पवन होती है, पवन से बारिश आती है या कोई भी टोर्नेडो होता है, काफी तेजों में क्या होता है कि टोर्नेडो होता है, तो वो क्या करता है, कुछ हिस्से को उठा लेता है, उखाड़ देता है, तोड़ देता है। तो उसके कारण भी क्या होता है, पृथ्वी की सतह में क्या आता है, परिवर्तन आता है। लेकिन जो हमने पहले जो देखा भूकंप और ज्वालामुखी, उसके बल लगते हैं पृथ्वी की नीचे सतह से। लेकिन जो टोर्नेडो हुआ, पवन हुआ या नदी का बहता जल हुआ, वो पृथ्वी की बाहरी सतह से ही पृथ्वी की सतह पे परिवर्तन लाता है। तो इन दोनों के बारे में हमने अच्छी तरह जाना। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या होता है भूकंप। अब भूकंप क्या होता है, हम भूकंप को भूकंप या भूचाल के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है भूकंप या भूचाल, क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे क्या होता है, उससे हिलने को कहते हैं। जब भी पृथ्वी की सतह हिलती है हम उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब जब भी भूकंप आता है हम क्या होते हैं, दो तीन चीजों के लेकर पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र क्या होता है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है, जब भी भूकंप आएगा जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होगा वहां से एक उद्गम केंद्र होता है। जो पावर कहाँ जाती है, पृथ्वी के उसके ऊपरी सतह क्या होती है, पृथ्वी का अधिकेंद्र। जो पृथ्वी का उद्गम केंद्र होता है उसके सीधे ऊपर की जो पृथ्वी की भू सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। और उसके जो आसपास का जो एरिया होता है उस पे क्या होता है, भूकंप की सबसे ज्यादा क्या होती है, हानि होती है। क्योंकि जो पृथ्वी की जो तरंगे होती हैं जो भूकंप की उद्गम केंद्र से, वो क्या होती हैं, उसके अधिकेंद्र के आसपास जाती हैं और वहीं पे वो क्या होता है, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती हैं। तो उद्गम केंद्र क्या होता है, जहां से भूकंप क्या होता है, उत्पन्न होता है। और उद्गम केंद्र के सीधा ऊपर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। और जो उसके आसपास की जो सतह होती है, भू सतह होती है, उस पर क्या होता है, भूकंप का क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब भूकंप नापने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आया कि भूकंप किससे नापा जाता है, तो हमें याद रखना है रिक्टर स्केल से भूकंप नापा जाता है। अब हम देखते हैं,
अब हम देखते हैं जो भूकंप होता है, भूकंप अगर रिक्टर स्केल पे 2.5 से नीचे है तो वो क्या होता है, काफ़ी माइनर, उससे कोई भी माइनर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे जो भूकंप होता है 5 या 5 से, जब 5 से ऊपर जाता है 6 7, और जैसे ही वो 6.9 को क्रॉस करता है तो उसके जो इफेक्ट होते हैं वो माइनर से काफ़ी बड़े लेवल पे हो जाते हैं। और जैसे ही 7 या 7 से ऊपर जाता है तो उससे क्या होता है, जो बिल्डिंग डैमेज होंगी, कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी चीज़ें इफेक्ट होंगी, काफ़ी लोगों को दिक्कत होंगी, सड़क पे दिक्कत होंगी। तो क्या होता है कि जो भूकंप का रिक्टर स्केल पे हम देखते हैं जैसे 6 और 7 से ऊपर जाता है तो काफ़ी वो उसके जो उसके प्रभाव होते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं। जैसे हम देखते हैं जो गुजरात में भूकंप आया था उसका रिक्टर लेवल पे उसकी क्या थी, काफ़ी हाई था, उससे काफ़ी खतरनाक उसके रिजल्ट हमने सामने देखे थे। तो हम जैसे हम देखते हैं रिक्टर स्केल पे जब 5 या 6 से जो ऊपर भूकंप का जो पावर चली जाती है तो क्या होता है, उससे काफ़ी हानि पहुंचती है। अब हम देखते हैं जो भूकंप की तरंगे होती हैं, भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन सी, पहले होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, फिर उसके बाद में अनुप्रस्थ तरंगे, फिर होती है पृष्ठीय तरंगे। तो सबसे पहले जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, लंबाई की दिशा में, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो लंबाई की दिशा में सीधी सीधी चलती हैं, इधर भी हम देख सकते हैं। अब उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। हमें जब भी याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में आए जो भी भूकंप तरंगे होते हैं उनकी सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाली कौन सी होती हैं, तो हमें ध्यान रखना है सबसे हाई वाली जो भूकंपीय तरंगे हैं वो कौन सी हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और उनके जो ये वेवलेंथ है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, काफ़ी शॉर्ट होती है, उनकी छोटी छोटी वेवलेंथ होती है और वो एक ही फ्रिक्वेंसी में क्या करती रहती हैं, चलती रहती हैं, और वो एक दिशा में सीधा सीधा आगे बढ़ती रहती हैं। अब वह तरंगे जिनमें माध्यम के कण विस्थापन तरंग की दिशा में गति करें या उसके विपरीत दिशा में गति करें, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं उसके जो विस्थापन तरंग की दिशा होती है उसी में गति करती हैं, उसके विपरीत दिशा में गति करती हैं। और जो इनकी औसत वेग क्या होती है, 7.8 किलोमीटर सेकंड, जो इनकी औसत वेग होती है, जो इनकी औसत वेग होती है क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब जब इसके उदाहरण की बात करते हैं, इसका उदाहरण क्या है, जो वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं वो भी क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों की क्या क्या है, जो वायु में क्या है ध्वनि तरंगे होती हैं वो भी क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ही एग्जाम्पल है। या भूकंप या विस्फोट तरंगे भी देखें तो ये भी सब क्या है, ये ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंगों का ही क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो हमें हमेशा याद रखना है जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ होती है इनकी, और उसके बाद जो इनका वेग होता है सबसे ज़्यादा होता है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, हम इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो क्या होती हैं, वो ऊपर नीचे चलती हैं। अभी हमने अनुदैर्ध्य तरंगे वाला जाना था, वो एक सीधी दिशा में जा रही थी, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं इसको हम देख सकते हैं वो ऊपर नीचे इनकी फ्रिक्वेंसी होती रहती है। अब इसमें देखने हमें जो उनकी फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है, काफ़ी लो होती है। अभी हमने अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में जाना था, अनुदैर्ध्य तरंगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है काफ़ी लो होती है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, काफ़ी लॉन्ग होती है। इसकी हम देख सकते हैं वेवलेंथ है वो क्या है, काफ़ी दूर दूर है, तो उसकी क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है। अब जो इनका औसत वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम देख सकते हैं जो अनुदैर्ध्य था उनका 7.8 था, तो उससे कम क्या इनका क्या होता है, औसत वेग होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो विद्युतीय चुंबकीय तरंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, चुंबकीय तरंगे, वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो हमें ध्यान रखना है जो ऊपर नीचे चलेंगी वो हमारी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी। और उसके बाद क्या होता है, ये केवल ठोस आकार से ही, ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। और उसके बाद क्या होती है, ये जो जो बाह्य कोर होता है उससे ये आगे नहीं बढ़ पाती। अब ये क्या होती हैं, माध्यम के कण तरंग के संचारण की दिशा में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जो इसमें क्या होते हैं, माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के संचारण की दिशा में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब क्या है, पृष्ठीय तरंगे। पृष्ठीय तरंगे क्या होते हैं, दो माध्यमों के इंटरफेस में गमन करती हैं। जो पृष्ठीय तरंगे होती हैं, जो पृष्ठीय तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, दो माध्यमों के इंटरफेस में क्या करती है, गमन करती है। हम देख सकते हैं एक इधर गमन और दूसरे
इधर। तो दो माध्यमों के इंटरफेस में क्या करती है, गमन करती हैं, और जो इनका वेग होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। जो बाकी हमने दो आगे तरंगों को जाना है उसमें सबसे कम होता है। इनका जो वेग होता है 1.5 से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इनका क्या होता है, वेग होता है। तो सबसे कम इनका वेग होता है। और उसके बाद में ये अंत में, जब धरातल के अंत में पहुंचती हैं तो क्या होती है, इनका भ्रमण पथ क्या होता है, उत्तल हो जाता है। जब भी ये अंत में पहुंचेंगी तो भ्रमण पथ होगा वो कैसा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचाती है, सबसे विनाश पहुंचाती हैं, वो यही तरंगे पहुंचाती हैं। तो हमें याद रखना है इनकी सबसे कम लो फ्रिक्वेंसी होती है। और उसके बाद में जब ये धरातल के अंत में पहुंचती हैं तो इनका भ्रमण पथ क्या हो जाता है, इनका भ्रमण पथ उत्तल हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ये तरंगे हानि पहुंचाती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें। जो गुरुत्व तरंगे के प्रश्न, जो गुरुत्व तरंगे हैं, गुरुत्व तरंगे जो पृष्ठ तरंगे हैं, उन्हीं का ही क्या एक उदाहरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी, सभी परीक्षाओं में आती हैं, चाहे आप कोई से भी एग्जाम उठा के देख लें। तो इसलिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उसके बाद जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज है उसको आगे इसकी और वीडियो भी आएंगी, और हमारे अदर जो सीरीज चल रही है उनकी वीडियो भी आएंगी। इसलिए आज ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो, हमारी जो अगली जो वीडियो आएगी उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।